गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के अंदर। अब तक हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आज का हमारा 8वां सेशन है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से। 105 सवालों को हमने डिस्कस कर लिया है। हर एक आपकी एग्जाम जिसके अंदर ये चैप्टर है, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, CDS हो, रेलवे हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, सबको कवर किया जाएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। तो जो बच्चे आज ही स्ट्रीम पर जुड़े हैं वो ऐसा कर सकते हैं क्लास के बाद कि पहले वाले पार्ट से जाकर के इन सेशंस को देखना स्टार्ट करें। सारे के सारे सवाल आपके कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो CGL मेंस के ही सवाल क्यों ना हो। इन क्लासेस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है उसे आप ज्वाइन करें, और वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, इसके आगे आप डाउट ग्रुप और मेंशन कर देंगे तो एक डाउट ग्रुप क्रिएट कर रखा है जहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का कारवां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दो। सवाल नंबर 106। देखो पैटर्न अपना क्या चलता है कि आपको हर सेशन के अंदर बेसिक हम 2 से 3 क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं। हर सेशन में क्या होता है, 1 या 2 नए पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं। हर पैटर्न पर बेस्ड हम 4 से 5 सवाल डील करते हैं। बचे हुए जो 5 सवाल होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपको पहले पढ़ा दिया उन्हीं सवालों की अगर लैंग्वेज घुमा करके पूछा जाए तो क्या होगा, अगर उन्हीं का लेवल बढ़ा करके पूछा जाए तो कैसे सवाल क्रिएट हो जाएंगे। और जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर हर शाम रात 8 बजे आपको क्विज मिलती है। एक तरीके से आप मान सकते हो आपका डेली बेसिस पर टेस्ट होता है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं। जितने सेशन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन आपको उनके लिंक नहीं मिल रहे हैं तो ग्रुप पर जाएं और आप मैसेज करें, आपको बिल्कुल PDF भी मिल जाएंगे, आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो हर रोज वो टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करें। अपना टारगेट ये रहता है कि लगभग 1 महीने में आप 1000 सवालों से गो थ्रू हो जाएं, जिससे 5 से 6 महीने के ड्यूरेशन में आपकी मैथ्स एक्सट्रीम लेवल पर अच्छी हो जाए। 106 को देख लेते हैं। चलो भाई, देखना क्या कहा 106 में कि एक निश्चित समय में 2 नलों में बहने वाले पानी की मात्रा उनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। 2 बर्तनों के आयतनों का अनुपात 26:9 का है। यदि वे बर्तन उन नलिकाओं द्वारा क्रमशः 2 और 13 मिनट में भरे जाते हैं तो उन नलिकाओं के व्यास की तुलना करें। ये पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अब इन सवालों का क्या किया, मैंने लेवल बढ़ा दिया है कि लैंग्वेज थोड़ी और बड़ी होती तो क्या होगा। तो आपको क्या सिखाया था कि 2 तरीके होते हैं। जैसे यहां पर हम सीधे सीधे कहें तो वॉल्यूम आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल किसके है भाई, जो नल है आपके पास उनका डायमीटर। डायमीटर को क्या मान लिया आपने, D, और इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है, बात को समझना जरा। दूसरी बात इसने बताई नहीं है, इसलिए सवाल आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। टाइम हालांकि इसने दे दिया लेकिन रिलेट नहीं करवाया, तो आप क्या करेंगे, एक बात को समझना जरा। मान लो किसी नल का डायमीटर क्या है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू डायमीटर है, और ये हर 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल रहा है भाई, 10 लीटर। क्लियर। एक बात बताओ, ये 3 मिनट में कितना पानी डालेगा, तो यहां पर आप कहोगे कि 30 लीटर। 5 मिनट में कितना पानी डालेगा ये, तो आप कहोगे कि ये 50 लीटर। क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये आपका वॉल्यूम है सारा का सारा, और इधर आपका क्या चल रहा है भाई, टाइम। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो आप क्या ऐसा नहीं कह सकते कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल किसके है भाई, टाइम के। ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक नल से 1 मिनट में 10 लीटर पानी आता है तो 2 मिनट में कितना आएगा, 20, 3 मिनट में 30, 7 मिनट में 70 लिखा जा सकता है। इसने इस बात को मेंशन नहीं किया, तो यही इंपॉर्टेंट बात थी जहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना था। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और टाइम के प्रोपोर्शनल है, लिखा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो इसने मिस कर दी है यहां पर। इस बात का आपको यहां ध्यान रखना था। अगर ये बात आप पकड़ ले जाते हो तो फिर सवाल में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बचती है कि ये आपसे सोल्व ना हो। देखा क्या हुआ भाई, अब सीधे सीधे कंपैरिजन। अब आपको मैंने 2 तरीके बताए थे। 2 तरीकों में एक तो ऐसा पैटर्न था अपना जिसमें हम लोग क्या मानते थे, इक्वेशन बना लेते थे।
इक्वल्स टू का साइन लगाते थे, के लिख देते थे, यहां पर इक्वेशन बन जाती थी। फिर वैल्यू पुट करते थे और उसकी वजह से के की वैल्यू निकालते, उसको दूसरे में रखते। ठीक है, यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा कंपैरिजन क्या था भाई, वॉल्यूम चल रहा है तो बेटर क्या रहेगा, V1 अपॉन V2 का सीधे सीधे कंपैरिजन कर दो। तो यहां पर आपको एक तो के की नीड नहीं पड़ती थी कि के की नीड ही नहीं है, सीधे सीधे सवाल हो जाएगा, तो समस्या ये नहीं है। ये भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। रीजन क्या है, यहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं भाई, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 26 और कितना दे रखा है 9। तो पहले केस में कितना आ गया भाई 26, दूसरे केस में कितना आ गया आपका 9, लिखा जा सकता है। फिर इनके डायमीटर आपको लेने हैं, इन्हीं का कंपैरिजन बताना है। तो पहला वॉल्यूम 1 डायमीटर 1 का स्क्वायर अपोन में डायमीटर 2 का स्क्वायर, लिखा जा सकता है। टाइम कितना दिया भाई, यहां पर टाइम दिया आपको 2 और यहां पर टाइम आपको कितना दिया है 13। चलिए भाई 2 से ये कैंसिल आउट करोगे, यहां से कितना आ गया 13। एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना, यहां जाएगा 13 का स्क्वायर, इसे आप 3 का स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 13, नीचे क्या बचेगा 3, और यही रिलेशन क्या होगा D1 अपॉन D2 का। तो मेरे हिसाब से ये सवाल यहीं पर आपका एग्जाम के अंदर खत्म हो जाता है। हर चीज को ध्यान रखना कि के को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने सवाल सोल्व करके भी आपको बताए थे कि के को यूज करते हैं तो ये सवाल ऐसे सोल्व होते हैं। डबल जब कंपैरिजन है तो के को अवॉइड करो, रीजन आपका टाइम किल होगा। ठीक है, और बनाया किससे था ये पैटर्न, के वाले पैटर्न को यूज करके ही इसे हमने क्रिएट किया था। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 107 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर आपका 107। सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें, और जिन बच्चों को ये सवाल समझ आ रहे हैं या जिन्होंने पिछला भी सेशन अटेंड किया था वो क्या करें, इसको अटेम्प्ट करके देखें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जल्दी से सोल्व करके बता दो भाई इसको। और आज कई सवाल हैं, 3 या 4 सवाल आप मान सकते हो जो एकदम इजी पैटर्न के हैं, कुछ नए टाइप के। कि सवाल तो हमने वैसे पढ़ लिए लेकिन लैंग्वेज उनकी आसान थी या कैलकुलेशन आसान थी। तो आज कई सारे सवाल ऐसे भी डिस्कस करने हैं जिनकी कैलकुलेशन भी टिपिकल है और जिनके अंदर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करना पड़ेगा। 107 में क्या कहा कि किसी तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली भी, तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी प्रैक्टिकल बात होती है। रेजिस्टेंस के लिए पढ़ते भी होंगे आप, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में R स्क्वायर। फिर देखना, 2 तार जो एक ही पदार्थ से बने हैं कि प्रतिरोध समान है, तो रेजिस्टेंस 1 इक्वल्स टू रेजिस्टेंस 2 लिखा जा सकता है। रेडियस का रेशियो 9/8 है, पहले तार की लंबाई 162 है तो दूसरे तार की लंबाई क्या होगी। देखो एक सिंपल सी बात कही, ये होता भी है प्रैक्टिकली, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। आप जितनी लंबाई बढ़ाओगे तार का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितना आप क्रॉस सेक्शन एरिया, रीजन क्या होता है, वायर कुछ इस फॉर्म में होता है आपका, ऐसा सा दिखता है आपको सिलेंडर की शेप का। तो जितना ये क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ाओगे यानी रेडियस बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। तो नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, R स्क्वायर। ये रिलेशन इसने दिया। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में ऐसे ही फिजिक्स को इन्वॉल्व करके मैथ का सवाल, नहीं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा तभी वहां से सवाल क्रिएट करता है। R1 अपॉन R2 लिखोगे, दोनों सेम है तो पहले केस में रेजिस्टेंस 1 तो दूसरे में भी क्या होगा 1, या पहले का R मानोगे दूसरे का भी R मानोगे तो सीधे सीधे दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/1 का रिलेशन बचेगा, लिखा जा सकता है। फिर यहां पर आगे की बात करते हैं, उनकी रेडियस का रेशियो 9/8 है, क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले वाली की लेंथ L1 मानते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L, ये R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरे वाले की लेंथ इसने दे रखी है क्या भाई, उनमें से पहले तार की लंबाई आपको 162 दे रखी थी, तो लेंथ में क्या लिख लेता हूं 162। दूसरे की नहीं दे रखी तो इसका मतलब दूसरे को L2। क्या किया मैंने, पहले का दूसरे का दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो R R मान लो एक दूसरे से कटेंगे तो 1/1 बचेगा। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहले की लंबाई 162, दूसरे की लंबाई कितनी L2 फाइंड करनी है। इनटू में देखना, पहले वाला रेजिस्टेंस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखना जरा यहां पर त्रिज्याओं का अनुपात है क्या, 9 और 8। इसके लिए त्रिज्या यहां लिखोगे 9 का स्क्वायर 81, ये रेजिस्टेंस था लेंथ के प्रोपोर्शनल, और यहां आर स्क्वायर आएगा तो 8 का स्क्वायर 64। 81 से आपने इसको काटा 2 बार, L2 आपका इधर आ जाएगा, 64 गुणा 2 128। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट। ठीक है, पीछे पैटर्न हम लोग ऑलरेडी यहां इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा काम ये बनता था कि इस टाइप के सवाल भी कुछ एग्जामों ने बीच बीच में पूछे हैं, और इनमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 108 किसी बच्चे ने ये डाउट ग्रुप पर भी बहुत पहले भेजा था, तो उसका समाधान उस टाइम मैंने कहा था कि रेशियो जब पढ़ाया जाएगा तो ऐसे सवाल आ जाएंगे। चलो एक बार आप खुद से इस सवाल को सोल्व करके देखें। और यहां पर देखो, मैं वो बातें मेंशन नहीं करता कोई भी कि ये सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, ये प्री में पूछा गया सवाल है। रीजन क्या है, हर जगह मार्किंग करेंगे उससे कोई फायदा है नहीं। सारे के सारे सवाल जो मैंने आपको एग्जाम बता दी हैं, क्योंकि हर सेशन में हम लोग 150 सवाल तो करते ही करते हैं, तो उन 150 सवालों में ये मान के चलो कि लगभग सारे के सारे सवाल हैं कॉन्सेप्ट समझाने के अलावा, कि 120 के आसपास सवाल वो प्रीवियस ईयर से ही आपके उठाए जाते हैं। तो इस टाइप का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जल्दी से इस सवाल को अटेम्प्ट करके मुझे बता दो, और जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को भी जल्दी से लाइक कर दो। देखो क्या कहा ए, बी, सी और डी ने कि एक गिफ्ट खरीदा है 60 रुपए की कीमत का, और उसके लिए ए ने क्या किया, अदर्स ने जितना पे किया उसका आधा। अदर्स में कौन भाई, बी सी डी। बी सी डी ने जितना पे किया उसका जस्ट हाफ कर दोगे, बराबर क्या आ जाएगा आपका ए, लिखा जा सकता है। फिर देखना बी ने दूसरों का 1/3। ठीक है, तो बी के अलावा दूसरे कौन है भाई, ए है, सी है, डी है। ए सी डी तीनों का कंबाइंड उसका क्या करोगे 1/3, तो वो किसने पे किया आपका बी ने। सी ने क्या किया, दूसरों ने जो कीमत अदा की है उसका 1/4। सी के अलावा दूसरे कौन, ए है, बी है, डी है, उसका 1/4 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा सी। क्या पूछ रहा है कि डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। अब देखो एक थोड़ी सी समझदारी आपको लगानी है, क्या कि ए ने कितना खर्च किया भाई, ए कितना खर्च करता बराबर बी सी डी का जस्ट हाफ, लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब बी सी डी का जस्ट हाफ करोगे वो बराबर ए के, तो आप सीधे सीधे रिलेशन ये भी तो बना सकते हो कि 2a जो बराबर हाफ का वो किसके होगा, b प्लस सी प्लस डी, लिखा जा सकता है। ये आपको सुधार करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन ये है कि आप एक लाइन वैसे लिखोगे क्या, a इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, फिर आप ये बनाओगे तो आपका टाइम किल होगा। अगली बात पर आ जाते हैं, देखना जरा क्या कहा इसने। अगली बात में कहा कि बी ने दूसरों का 1/3, 1/3 दूसरों का करोगे तो यहां 3 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3b। बी के अलावा दूसरे कौन है भाई, एक आपका ए है, एक आपका सी है और एक आपका डी है। फिर इसने क्या कहा, सी ने दूसरों की कीमत, कुछ भी लोग हैं दूसरे, उनका 1/4, 4 कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, 4c बराबर सी के अलावा दूसरे कौन, ए, बी और डी, लिखा जा सकता है। चलो भाई, एक छोटी सी बात आपको यहां यह भी पता है कि चारों ने मिलकर जो टोटल खर्चा किया है वो कितना है, 60 रुपए का, लिखा जा सकता है। अब देखो सिंपल सी बात है यहां पर, b प्लस सी प्लस डी, ध्यान से देखना, b प्लस सी प्लस डी बराबर में क्या है 2a, और यहां पर इस बात को ऑब्जर्व करना कि b प्लस सी प्लस डी की जगह आप 2a रख देंगे तो ये क्या बनेगा 3a। 3a किसके बराबर 60 के, तो a की वैल्यू कितनी 60/3 कितनी आ गई 20, लिखा जा सकता है। a प्लस सी प्लस डी, a प्लस सी प्लस डी 3b के बराबर, तो ये जो लोग हैं, हटा रहा हूं मैं इसको, ये वाले जो लोग हैं कौन से, a c d, इसकी जगह क्या लिख लो 3b, और एक b ये हो गया 4b बराबर 60, 4b इक्वल्स टू में 60, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां से 15, लिखा जा सकता है। फिर देखना क्या a b और d, a b और d, इसको ऐसे लिख सकते हो, a है, b है, d है, इसकी जगह 4c आ जाएगा, एक ca है 5c, 5c बराबर 60, तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12, d की चाहिए आपको 20, 10 30, 10 40, 7 47, 60 में से 47, चारों ने मिलकर यही तो खर्चा किया 60 रुपए का, तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट।
ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है, इसका और कोई आप समाधान निकाल भी नहीं पाएंगे कि इससे सीधे सीधे हम लोग कोई ऐसा तरीका अप्लाई कर दें। जो रिलेशन है आपको लिखना पड़ेगा, बस अप्लाई करने में थोड़ी सी समझदारी लगा दे तो आपका काम आसान हो सकता है। कि इसके अलावा 4 लोग इक्वेशन में हमेशा चलेंगे, चारों का सम कितना होगा 60। 3 लोग तो ये हैं, इनके बराबर 2a है और बचा हुआ आदमी भी क्या आपका a। तो ये ना लिखते तो भी काम चल जाता कि a की वैल्यू 20 आ जाएगी, ऐसे ही b की 15 और c को भी सोल्व करोगे, लेस करके रिजल्ट निकाल दोगे d का। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो उसके समझ भी नहीं आता कि ये सवाल कैसे सोल्व होगा। 109 की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 109। सबसे पहला काम, आप एक बार तो लैंग्वेज को रीड करो इसकी। इंपॉर्टेंट भी सवाल है, सारे के सारे ये मान के चलना 3 या 4 सवाल आसान जरूर है, बाकी वही है कि हर एग्जाम को लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब हर लेवल के सवाल अपने को उठाने पड़ेंगे। जल्दी से इसको सोल्व करो कि इसका रिजल्ट आपका क्या बनेगा। सवाल नंबर आपका 109। और आजकल क्या आपने कमेंट वगैरह करने ही बंद कर दिए हैं कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कुछ तो एक्टिव रहें आप भी, कि स्ट्रीम पर आ भी जाते हैं तो एटलीस्ट जब स्ट्रीम कंप्लीट हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर जाया करें। आपको समझ आया तो भी कमेंट करें, आपको नहीं समझ आया तो बिल्कुल तो भी आप कमेंट करें कि हमारी समझ नहीं आ रहा। बस शर्त यह है, ऐसा ना कहें कि आज सर मेरी पहली क्लास थी मेरे ऊपर से चला गया, नहीं। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, पहली क्लास से पढ़ो, आज तक यहां पहुंचोगे, फिर कह सकते हो कि सर पहली क्लास से पढ़ा था लेकिन चीजें मेरे ऊपर से जा रही हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, सीधे सीधे मैं आपका डेवलप कर रहा हूं कॉमन सेंस की चीजों को आसान भाषा में बस समझ लो। कोई नए तरीके नहीं होते, कहीं भी आपको ये नहीं कहा ये फॉर्मूला ये है, ट्रिक है, इसको याद कर लेना ये सवाल। रीजन क्या है, कोई भी ट्रिक या फॉर्मूला, ट्रिक तो क्या है वो फॉर्मूला ही होता है, वो हर एक सवाल के लिए स्पेसिफिक होता है कि ऐसे सवाल आएंगे तो ये अप्लाई होगा, ऐसे सवाल आएंगे तो ये अप्लाई होगा, बाकी जगह अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए उन सारी चीजों पर काम ही नहीं कर रहे हम लोग काम कर रहे हैं आपका कॉमन सेंस डेवलप हो जाए, प्लस क्वेश्चंस का मैक्सिमम पार्ट, अगर सवाल इजी टू मॉडरेट है तो माइंड में करो। बहुत सारे सवाल मैंने आपको करवाए, टिपिकल सवाल है तो उनमें भी कुछ छोटा छोटा सुधार करोगे जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा। हमेशा ध्यान रखना, ये जो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। नॉलेज सिलेबस बहुत लिमिटेड सा है, गेन कर सकते हो, सारा खेल है नॉलेज गेन करने के बाद कौन टाइम बचाएगा। चलो भाई 109 पर आ जाते हैं। क्या कहा, एक पुस्तकालय में क्या कहा इसने कि कहानियों की जो पुस्तकें और अन्य पुस्तकों का अनुपात कितना है 7:2। स्टोरी बुक्स और जो अदर बुक्स है उनका रेशियो 7:2 हो गया। इनमें से स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताब कितनी है भाई 1512, और कुछ और कहानियों की पुस्तकों को भी संग्रहण कर लिया जाता है जिससे ये रेशियो क्या हो जाता है 15:4। कहानियों की और कितनी पुस्तकों को संग्रहित किया गया। अब आपको क्या कहा मैंने, हमेशा यही कहा, देखो 2 टाइप की बुक्स आपके पास, एक तो आपके पास स्टोरी बुक्स हैं, एक आपके पास अदर बुक्स हैं, ठीक है। आपका मन करे रेशियो ऐसे बना लो, ठीक है। आपका मन करे स्टोरी वर्सेज आप टोटल के साथ डील कर दो, आपका मन करे अदर वर्सेज टोटल के साथ डील कर दो, लिखा जा सकता है। तरीके तीनों ठीक है, लेकिन ये जो बाद वाले 2 हैं जिनमें आप टोटल को यूज करते हो, इससे फायदा ये होता है कि आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, इजी वे में हो जाता है। बहुत सारे सवाल हम लोग ऐसे कर चुके हैं अलग अलग चैप्टर में कि जहां भी कहीं, मिक्सर में भी कई सवाल किए थे हमने इस टाइप के, तो जहां कहीं भी ये इस टाइप के सवाल आते हैं इन 2 पैटर्न को आप यूज करेंगे जिससे आपका टाइम बचेगा। अब देखना रिलेशन के लिए क्या कहा, कहानियों की किताब। एक बात बताओ, कहानियों की किताब रेशियो में किसको बता रही है भाई 7 को। 7 किसके बराबर है 1512 के, ठीक है। किससे गुणा किया, डिवीजन करो भाई, 7 का 2 बार, 1 बचा 1 बार, 4 बचा 6 बार, किससे गुणा किया आपने भाई 216 से। चलो अब मैं एक पैटर्न उठा लेता हूं कि स्टोरी वर्सेस टोटल को टारगेट कर लेते हैं, स्टोरी वर्सेस में टोटल। अब देखना इनिशियल लेवल पर स्टोरी की कितनी बुक्स हैं 1522। एक इंपॉर्टेंट सुधार स्टार मार्क का यहां ये कर देना, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं डिटेल में कि ऐसे सवालों में हमेशा कैलकुलेशन फंसती है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे फंसती है, मान लो बच्चे ने क्या लिख दिया 1512 लिख दिया, ठीक है। स्टोरी बुक्स टोटल कितनी है भाई
7:2 चल रहा था तो 9 में 1 की वैल्यू ये है तो 9 से गुणा करोगे, 9 6 आपका 54, 9 और 5 आपका 14, 9 गुणा 2 18 और 1 19 लिखा जा सकता है। टोटल बुक्स हो गई, पहली कंडीशन जस्टिफाई। फिर इसने क्या कहा, कहानियों की कुछ पुस्तकें और लाई, स्टोरी की एक्स बुक्स ले आते हैं। तो एक बात बताओ, टोटल बुक्स भी तो बढ़ेंगी, स्टोरी की अगर 5 किताब लाते तो टोटल भी तो 5 बढ़ेंगी। तो टोटल में भी आपने क्या किया, एक्स ऐड कर दिया। रेशियो कितना हो रहा है भाई, स्टोरी की आपकी 15, अदर बुक आपकी 4, लेकिन टोटल लिखना है 15 और 4 कितना आपका 19 लिखा जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, यहां पर क्या समस्या आती है, 19 को इससे गुणा करना, 15 को इससे गुणा करना। ठीक है, स्टार इसलिए किया है, यहां पर आपको एक सुधार करना है। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना, इस टाइप के कई सारे मैं 50 से 60 सवाल अलग अलग चैप्टर में ऑब्जर्व कर चुका हूं, तो मैंने एक कंक्लूजन ये पाया कि अगर बच्चा जब भी कभी यहां डेटा को एग्जैक्ट लिखेगा उसका टाइम किल होगा। आपको भी दिख रहा है, देखो 19 गुणा x हो गया, 15x हो गया, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में तो बात 4x बच गई, लेकिन समस्या कौन क्रिएट कर रहा है, राइट साइड क्रिएट कर रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब जब 19 को इससे गुणा करोगे, 15 को इससे करोगे, काफी सारा टाइम किल होगा। एक छोटा सा सुधार कर दो आप क्या कर दो, एक छोटा सा सुधार कर दो। कैसे कि भाई डेटा को कंपेयर तो करना ही पड़ा आपको। 7 किसको बताता है, 1512 को। ठीक है, 7 को किससे गुणा किया, 216 से। टोटल निकालोगे तो 7 और 2, 9 को किससे करोगे, 216 से। तो आप एक छोटा सा ये सुधार करो, कहानियों की जो किताबें हैं वो कितनी है, 7 गुणा 216 लिखा जा सकता है। टोटल बुक्स कितनी है भाई, 7:9, 7:2, 9 और गुणा में कितना आएगा, 216। अगर आप इस स्टेप पर काम कर ले जाते हैं तो आप खुद अज्यूम करके मुझे बता देना कि कितना टाइम तो वैसे किल होता है, कितना टाइम ऐसे होता है। पैटर्न यही बनता है हमेशा, इसी टाइप की कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों चीजें, चाहे आपको स्टोरी बुक दे दे, चाहे वो आपको अदर बुक दे दे, चाहे वो आपको टोटल बुक्स दे दे, आपको कंपेयर इसी तरीके से करना पड़ता है। तो आप क्या करो, कंपैरिजन का जो डेटा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को यूज करके इसमें फिट कर दो, सवाल इजी हो जाएगा। देखना कैसे, 19x और 15x, x का समाधान कर लिया, लेफ्ट में 4x, 19 गुणा 17, 19 गुणा 7 गुणा 216, और ये वाला पार्ट 15 गुणा 9 गुणा 216 इधर भेज देता हूं मैं, 216 ले लिया मैंने कॉमन। 15 गुणा 9 कितना आ गया भाई आपका, 135, माइनस 19 गुणा 9, तो आप क्या लिख सकते हो, 7 को अगर 20 से करते तो 140, 7 कम करना है उसमें से तो 133 लिखा जा सकता है। देखना जरा यहां क्या बचा आपके पास, 2 को इससे काट दिया 2 बार, फिर इसको काटोगे 2 बार काटोगे तो 108। यही बात आपसे पूछी गई है। क्लियर है, मेरे हिसाब से देखो मेरा काम यह है कि बिल्कुल मैं, कोई टीचर अगर एक चैप्टर को 5 घंटे में कंप्लीट करवाता है, उसी चैप्टर को मैं 7 से 8 घंटे में कंप्लीट करवाता हूं। ठीक है, रीजन मेरा सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल सोल्व करने सिखा दूं। ठीक है, मेरा काम ये रहता है, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को फेस किया और मैंने मैथ्स के अंदर अच्छा खासा स्कोर भी किया है, उसके रोल नंबर भी मैं डाल चुका हूं पीछे, जब कोऑर्डिनेट आपको पढ़ाया था कि आप आज भी एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के इस बात को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, प्री में कितना स्कोर था, मैथ्स का कितना था, इंग्लिश का कितना था, 2014 सीजीएल। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि पढ़ाते पढ़ाते टीचर को ये काम करना पड़ता है कि वो स्टूडेंट को, जैसा आज का सिनेरियो चल रहा है, आज से 5 साल पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको एडवांस मैथ समझ नहीं आती थी, तो अलजेब्रा को जैसे छोड़ के चले गए कि कुछ आएगा छोटा मोटा तो काम चल। आज ऐसी मैथ्स नहीं बची है कि आप कुछ पार्ट स्किप कर दे और आपका काम चल जाए, आपको हर सवाल करना पड़ेगा, मैथ्स में भी, रीजनिंग के अंदर भी। क्लियर है, तो यहां पर ये एक आपको डेवलपमेंट करना है, अगर वैसे करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। अब चॉइस आपकी है, स्टार मार्क इसलिए कर देना इस सवाल को, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ऐसे बहुत सवाल किए हैं, इसमें कैलकुलेशन थी और कैलकुलेशन से बचने का तरीका आपके पास है। सवाल नंबर 110 पर आ जाओ। सबसे पहला काम, आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें, क्वेश्चन नंबर 110।
जल्दी से सवाल को रीड करो और इसको आप सोल्व करके बताओ। इसी टाइप का आपका पैटर्न है ये वाला भी। लैंग्वेज की बात कर लें थोड़ा सा। क्या कहा कि एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, 30 लड़कियों ने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया और कुछ बॉयज हैं उन्होंने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया। अब क्या हुआ, रेशियो 7:6 हो गया। स्कूल छोड़ने वाले बॉयज का रेशियो कितना है? तो सिंपल सी बात है, आपका मन करे तो अगेन मैं फिर बात एक्सप्लेन कर दूं, आपका मन करे आप बॉयज वर्सेस गर्ल्स ले लो, आपका मन करे बॉयज वर्सेस टोटल ले लो, आपका मन करे गर्ल्स वर्सेस टोटल ले लो, लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई एक बात ले लेते हैं जैसे बॉयज, इसमें तीनों चीजें ठीक है, इन दोनों में आपका टाइम बचता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। रीजन क्या है, टोटल आपको सीधे पड़ा दिख जाता है। बॉयज और अगर गर्ल्स को अलग सेपरेट करोगे थोड़ा टाइम आपका किल होगा। ठीक, चलिए मैं टारगेट कर लेता हूं बॉयज वर्सेस टोटल को, एक एक करके बात को समझना। इसने क्या कहा कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1554। अब आपको किसकी नीड पड़ेगी भाई, रेशियो कंपेयर करने की। 7 किसको बताता है, 4 और 3 7 किसको बताता है भाई, 1554 को। लिखा जा सकता है किससे गुणा किया, डिवीजन कर दो भाई 7 का, 2 बार फिर 2 बार फिर 2 बार, 222 से गुणा किया। अब यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना क्या, कि जब आप यहां लिखोगे ऊपर की तरफ बॉयज, नीचे क्या लिखोगे आप, टोटल। अब बॉयज कैसे निकालोगे, रेशियो में 4 है, 222 गुणा 4 लिखोगे, 888 आ जाएगा, नीचे 1554 आएगा। और राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो बॉयज कितने 7, गर्ल्स कितनी 6, टोटल कितने 13। फिर क्या समस्या पैदा होगी, 13 को 888 से गुणा करोगे, 7 को 1554 से करोगे, कैलकुलेटिव होगा जैसा पिछले सवाल में था। मैं आपको क्या कहता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। फिर अपने सवाल होते हैं किस टाइप के, कि कैलकुलेटिव लेवल के सवाल, जैसे बैंक पीओ में किस टाइप के सवाल पूछता है, इस टाइप के भी इन्वॉल्व करते हैं। हालांकि आजकल एसएससी में भी अच्छी कैलकुलेशन आती है, तो इसका मतलब आपको कुछ सुधार करने होंगे। तो बॉयज क्या थे इनिशियल लेवल में भाई, 4 थे ना, 4 गुणा में 222 लिख सकते हो, 4 इंटू में 2 2 2। और गर्ल्स कितनी थी भाई, 3 इंटू में 2 2, सॉरी 3 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, हमने टारगेट किया टोटल को, तो टोटल कितने भाई 7। अगर आप 1554 लिख देंगे आपका टाइम किल, सॉरी 1 मिनट भाई क्या गड़बड़ हो गई, देखो फिर से समझना बात को। अगर आप नीचे टोटल 1554 लिख देंगे, ऊपर की तरफ 888 लिख देंगे, 13 को 888 से गुणा करोगे, 7 को इससे करोगे, आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटर क्या है, ब्रेक करके लिख लो। अब अगली बात पर आ जाओ। इसने क्या कहा कि कुछ लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश किया, लड़कों ने छोड़ दिया। बॉयज कितने कम हुए भाई, एक्स चले गए। टोटल की बात करें तो टोटल में क्या फर्क पड़ा, 30 तो लड़कियां आ गई और एक्स लड़के स्कूल छोड़ करके चले गए। ठीक है, रेशियो क्या हो गया, बॉयज वर्सेस टोटल, 7 और 6 था, 7 लड़के थे 6 लड़कियां थी, लेकिन नीचे क्या लिखना है, टोटल। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड कर दी। अब दिमाग लगाना, एक्स वाला समाधान कर लेते हैं। ये माइनस का 13x और ये आपका माइनस का 7x, माइनस 13x उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 6x। एक काम तो आपका आसान हो गया। चलो अगली बात करते हैं, 222, इसको देखो 13 को 222 गुणा 4 से करोगे, इसको आप इससे गुणा करोगे, तो मैं क्या करता हूं 222 यहां से कॉमन ले लेता हूं। फिर देखना 13 गुणा 4 52, 7 गुणा 7 49, इधर आएगा 52 में से 49 चला गया, कितना बचा आपके पास 3। लिखा जा सकता है। एक चीज और बची हुई है ये वाले, 7 गुणा 30 210, इधर आएगा तो माइनस का 210, लिखा जा सकता है। सिंप्लीफाइड कर लें, जैसे 3 से पूरे को काट दो, कितना आ जाएगा, ये 2 से फिर कट जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा आपका 111, और ये कितना 35। 111 में से 35 को लेस करोगे तो ये आपका 6 और ये आपका 7 बराबर x। ये लो आपका हो गया रिजल्ट। समाधान क्या है आपके सामने ही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस सवाल का वो ये है, ये वाला। जो बच्चा इसे डील करना जानता है उसके लिए कोई समस्या पैदा नहीं होती है। जो नहीं डील करना चाहता वो सीधे सीधे 13 को 888 से गुणा करेगा, 7 को 1554 से गुणा करेगा, सोल्व होगा वो इस फॉर्म में आएगा, फिर उसको डील करेगा तो उसमें काफी सारा टाइम एक स्टूडेंट नॉर्मली करेगा, उससे कम 15 से 20 सेकंड उसको ज्यादा लगेंगे ही लगेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 111 पर आ जाते हैं।
और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। इसमें कंजूसी मत किया करो, क्योंकि आजकल देखो इतना सारा ज्ञान हो रखा, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि कहां से पढ़े क्या पढ़े। वो टीचर क्या करता है, एक चैप्टर उठाता है, 30 सवाल करवा दिए, दूसरा चैप्टर लेता है, तो इतना डाइवर्जन है। और आपको मैं हर चैप्टर जो भी स्टार्ट किए मैंने आपको एकदम सटीक एक में हर चैप्टर के अंदर लगभग 150 सवाल करवाए। एवरेज में तो आपको शायद मेरे ख्याल से 188 क्वेश्चन भी करवाए थे, और हर जगह आपको नए कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर 2-3 साल भी पढ़ चुका है, आप पढ़ के देखिए कोई भी पर्टिकुलर सेशन, आपको बिल्कुल ये महसूस हो जाएगा कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट इस टीचर के पास नए हैं। 111 देखना क्या कहा कि 2 क्लासेस में स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसका अनुपात कितना है, 5:4। फिर इसने क्या कहा कि 20 विद्यार्थी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चले गए, जिसमें अब उन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना हो गया भाई, 7:8 हो गया। अब बताइए शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या डील कर दें, क्लास 1 अपॉन क्लास 2, सीधे सीधे लिख दो भाई। पहली क्लास में कितने स्टूडेंट है, 5x, दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 4x, लिखा जा सकता है। फिर देखना 20 विद्यार्थी पहली क्लास से दूसरी में चले गए, यहां से क्या हुआ 20, और इसमें क्या हो गई, ये 20 बढ़ गए, लिखा जा सकता है। यहां से कम हुए, इसमें आ गए। अब उन क्लासेस का रेशियो कितना है, 7:8, लिखा जा सकता है, यही दिया है। सोल्व कर दो, पहले तो x को सोल्व करते हैं। 8 गुणा 5 40 और 7 गुणा 4 28, 28 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 12x। फिर देखना 8 गुणा -20, 7 गुणा 20 इधर चला जाएगा, 20 कॉमन ले लोगे तो 8 7 15, 15 गुणा 2 30, और ये कितना आ गया आपका 300। x बराबर किससे कट गया भाई, 2 बार और 5 बार, 25 बार। इनिशियल लेवल पर स्टूडेंट कितने थे, 9x थे, तो 9 गुणा 25 करोगे, कितने थे आपके 9x, 25 गुणा 9 225। ठीक है, कैसे किया, क्लास 1 अपॉन क्लास 2 लेकर के। ठीक है, जहां कभी भी 2 कंपैरिजन होते हैं, आपका मन करे ऐसे कर दो, क्लास 1 अपॉन क्लास 2 से कर सकते हो, क्लास 1 अपॉन टोटल से कर सकते हो, क्लास 2 अपॉन टोटल से कर सकते हो। एक और भी मैं बता देता हूं, यहां पर क्लास 1 अपॉन टोटल से ले लेते हैं। देखना क्लास 1 में कितने स्टूडेंट, 5x, और क्लास 2 में कितने मानो, 4x। ठीक है, तो 5x स्टूडेंट थे, कितने चले गए, 20, और टोटल स्टूडेंट कितने थे भाई, 9x थे, 20 चले गए, दूसरे में 20 आ गए। तो एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट 9x थे, टोटल पर कोई फर्क पड़ा, इधर से उठकर इधर बैठ गए, तो इसका मतलब टोटल में नो चेंज, 9x। रेशियो क्या है, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट 7, सेकंड के 8, लेकिन क्या लिखना है टोटल, 8 7 15। सोल्व कर दे, 9 गुणा 7 आपका 63, 15 गुणा 5 75, लेफ्ट साइड में 12x बचा, और ये वाली बात 15 - 20 उधर चला गया 300। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 25। टोटल स्टूडेंट कितने, 9, कितना आ गया भी रिजल्ट, 225, लिखा जा सकता है। तो आपका मन करे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी टोटल वाला पैटर्न हमेशा ही आपका टाइम बचाएगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, सवाल नंबर 112। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करें। थोड़ा सा टिपिकल दिखने में लग रहा होगा आपको सवाल, लेकिन एक बार कोशिश करें इसको। लैंग्वेज को रीड कर दो, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, और जो बच्चे नोटबुक पेन लेकर के बैठे हुए हैं वो इसको सोल्व भी करो। आपके पास 15 से 20 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। पढ़ तो लिया होगा अभी तक, और इवनिंग के अंदर जो आपका डेली टेस्ट होता है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हमेशा ध्यान रखें, जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, और इसका कोई सस्ता सटीक सुंदर टिकाऊ तरीका है भी नहीं कि जॉब कैसे मिले। तो हमेशा इवनिंग में जो क्विज है, क्विज तैयार करने में भी आपको पता है टाइम लगता है, कि 8 से 10 सवाल तैयार किए हैं, उनको सेट किया है, उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, बहुत गिने चुने बच्चे हैं, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो देखो, अगर आपका मन कभी भी ऐसा कर रहा है ना कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, 5 दिन का रेस्ट कर लेते हैं, दिन में 1 घंटे पढ़ लिए 5 दिन, तो टाइम मत खराब करो, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतनी भीड़ है जो दिन रात मेहनत कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो ये ड्यूरेशन ऐसा चल रहा है, इसमें बच्चा 8-8 10 घंटे नहीं पढ़ पाता है,
लेकिन कोशिश तो करें 5-6 घंटे की तो पढ़ाई करें, उसका तो रिदम सेट करें। तो ये आपको सुधार करने हैं। अगर आप वैसा ही ढर्रा पकड़ रहे हैं कि आधे घंटे पढ़ लिए, 1 घंटे पढ़ लिए, टाइम मत खराब करो, खुद को जबरदस्ती सपनों में मत जीने दो। रीजन क्या है, एग्जाम दोगे पास नहीं होगा, इतनी सी मेहनत से हो भी कैसे सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भाई, सवाल की लैंग्वेज को रीड करो, और सबसे जरूरी बात है जिन बच्चों ने कर लिया है वो इस सवाल का रिजल्ट भी मुझे बता दो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के और नई लड़कियां आ गए और विद्यालय में नामांकन हुआ। अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई तथा कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, यहां पर 7:5 लिखा जा सकता है। अब नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो बॉयज आ रहे हैं, जो गर्ल्स आ रहे हैं, आपका मन करे वैसे डील कर सकते हैं। अगेन वही तरीका आपका, बॉयज वर्सेस गर्ल्स ले सकते हो, बॉयज वर्सेस टोटल ले सकते हो, गर्ल्स वर्सेस में आप टोटल ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक पैटर्न आप फॉलो कर दो, जैसे आपका मन करे कि बॉयज वर्सेस आप टोटल लेंगे। अब इनिशियल लेवल के ऊपर जरा बात को ऑब्जर्व करना कि स्कूल के अंदर क्या हुआ, 5 और 3 इस अनुपात में लड़के और लड़कियां थे। 5:7 के अंदर लड़के और लड़कियां, कहने का मतलब अगर 5 लड़के आए हैं तो 7 लड़कियां होंगी। क्लियर है। पिछले वाले को ऐसे मत रिलेट करना कि सर पिछले वाला तो छोटा था, अब रेशियो बड़ा हो गया, सेम हो गया। रेशियो है, हो सकता है इनिशियल लेवल पर 500 और 300, तो उस बात से आपको रेशियो में कोई हेडेक नहीं लेनी होती है। ठीक है, अब ऐसा हुआ और विद्यालय में अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई भाई, 1200। और 1200 में भी बात को ऑब्जर्व करना, अब बॉयज वर्सेस गर्ल्स आपका कितना है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स अब आपका कितना हो गया, 7:5। तो इसका मतलब 12, और 12 किसको बताता है, 1200 को। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, अब लड़कियां कितनी, अब लड़के कितने, 700 और 500 लिख सकते हो। कंपैरिजन आसान है। चलो भाई, थोड़ा सा रिवर्स में सोचते हैं इस बात को रिवर्स में क्या सोचते हैं कि इनिशियल लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो लड़के, अब देखो, अब आपके पास आज की डेट में टारगेट किसको कर रहे हैं, बॉयज वर्सेस टोटल को। आज की डेट में आपके पास कितने लड़के हैं, 700। ठीक है, पहले आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने थे, 700, आज की डेट में 700 लड़के, 500 लड़कियां, टोटल स्टूडेंट कितने, 1200। कौन सा पैटर्न प्रीफर कर रहा हूं भाई मैं, बॉयज वर्सेस टोटल। ये कब की बात चल रही है, आज की डेट में स्कूल में 1200 स्टूडेंट हो गए हैं, रेशियो 7:5। इस सवाल को पूछने में बस उसने लैंग्वेज को आगे पीछे कर दिया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस बात को ध्यान से समझना, हमने क्या किया, 7:5 दे रखा था, टोटल स्टूडेंट 1200 को बता रहा था, लड़के कितने 700, लड़कियां कितनी 500। आपको क्या कहा, 3 पैटर्न है, आपका मन करे वैसे करके देख लें। मैंने ये प्रीफर किया कि इन दोनों में से कोई भी प्रीफर करोगे, इसके कंपैरिजन में टाइम कम लगता है। चलो, आज की डेट में 700 लड़के और टोटल 1200 स्टूडेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ, नए स्टूडेंट कितने आए, तो नए स्टूडेंट ऐसा मान सकते हैं 5x तो हमारे पास क्या है, लड़के, और 7x क्या है, लड़कियां। तो लड़कों में से मैं क्या करूं, 5x घटा देता हूं, घटा दिया, 7x लड़कियां, टोटल कितने हैं भाई, 12x, टोटल में से 12x लेस कर दूं। अगर इस पूरे को आप देखते हैं तो ये रेशियो, ये जो पैटर्न है, ये कब को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले को। आज की डेट में 700 लड़के हैं, 5x आ गए, उनको हटा दो तो पहले वाले लड़के बच गए। आज की डेट में स्कूल में 1200 स्टूडेंट हैं, आए कितने हैं, 12x को हटा दो, पीछे वाला आ जाएगा। पीछे क्या था भाई, लड़के 5, लड़कियां 3, तो टोटल कितने आपके 8 हो गया। अब आपसे पूछा है इसने कि नामांकन से पहले कुल कितने स्टूडेंट थे। नामांकन से पहले ये स्टूडेंट ही तो थे, आपको यही तो फाइंड करना है। 1200 आज की डेट में, 12x लेस कर देना। चलो सोल्व करते हैं। 8 गुणा 5 40, 12 गुणा 5 60, 60 इधर आ जाएगा, 40, तो ये क्या बचेगा, 20x बराबर 8 गुणा 7 56, 5600 हो गया, और 12 गुणा 5 6000 हो गया। 6000 में से 5600 लेस किया, कितना आ गया, 400। x की वैल्यू कितनी भाई, 20। आपसे क्या पूछा, नामांकन से पहले। तो एक सिंपल सी बात को ऑब्जर्व करना, 1 मिनट, कहां कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं कर दी हमने। 8 गुणा 7 56,
20 को 20 से किया, चलो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर 1200 में से अगर हम लोग, अच्छा कोई समस्या नहीं है, देखो मुझे ऐसे ही लग गया था। 20 की वैल्यू यहां पर रखोगे तो यहां पर ऑब्जर्व करना, ये क्या बन जाएगा आपका 24 और 240। 240 जैसे ही आप इसमें से लेस करोगे क्या बचेगा 960। ठीक है, हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सा आपका सवाल है। ठीक है, बाकी सोल्व किया जा सकता है। लैंग्वेज देखो, मेरा काम यही बनता है कि पहले जो सवाल पढ़ा दिए हैं उसी पैटर्न के अगर सवाल उठाए जाएं तो ऐसे सवाल उठाए जाएं जो एग्जाम में पहली प्रायोरिटी तो ये रहती है कि वो पूछे गए हों, और जो पूछे गए हैं उनके अलावा भी कुछ सवाल खुद के डिजाइन किए हैं कि कैसे इनका लेवल बढ़ाया जा सकता है, किस टाइप से वो लैंग्वेज को आगे पीछे चेंज कर देता है, तो किस टाइप के कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 को रीड करो। 113 देखना जरा। 113 में क्या कहा कि एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने धन का 3/8 दान में दे दिया, शेष का 30% अपने बेटे को दे दिया, 40% अपनी बेटी को दे दिया, सन और डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर क्या कहा, पुत्र और पुत्री के धन का जो अंतर है वो 2100 रुपए है। शेष धन को 3 कंपनियों में 2:5:7 के अनुपात में निवेश किया। दूसरी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, देखो उसके पास जितना भी पैसा था उसका इसने 3/8 क्या किया, कहीं दान दे दिया। क्लियर है। उसके बाद इसके पास ये वाला पैसा बचा, इसमें से वो क्या करता है 30% और 40%। 30% क्या करता है, लड़के को देता है, 40% लड़की को देता है। कितने परसेंट बचेगा भाई, ये पैसा जितना भी था इसका 30% ये है, 40 ये है, कितना बचा 30। अगर मैं इनका रेशियो लेना चाहूं तो दिख रहा आपको कि अगर 3 रुपए उसने लड़के को दिए तो 4 लड़की को दिए होंगे और 3 उसके पास बचे होंगे। इन दोनों का अंतर भी उसने दिया। अंतर कितना है भाई 1, और 1 किसको बताता है अंतर को, 2100 रुपए को लिखा जा सकता है। चलो अगली बात पर आते हैं। ये जितना भी पैसा था, अगर आप गौर से देखोगे ये पैसा कितना है 3, ये पैसा है 6300 रुपए। 21 गुणा 3 6300 रुपए। इसको इसने क्या कहा कि 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। किस रेशियो में, 2, 5 एंड 7। पहली कंपनी में 2 रुपए, दूसरी में 5, तो तीसरी में 7। तो कितना हो गया भाई 7 और 6 13। 1 मिनट, 7 5 12 13 14 लिखा जा सकता है। 14 किसको बताता है भाई, 6300 को बताता है, लिखा जा सकता है ना। देखो 2 रुपए पहली कंपनी में, 5 इसके अंदर और 7 इसमें, टोटल इन्वेस्टमेंट 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6300 को। किससे गुणा किया, देखना 14 गुणा 4 56। 56 के बाद आपके पास कितना बचा, 4 3 7, कितनी बार 5 बार, 1 लग गया आपका 0। अब आपसे क्या पूछा उसने, दूसरी कंपनी आपकी ये वाली है, किससे गुणा कर दें इसको भी 450 से। तो लिखा जा सकता है यहां पर 0 25 20 और 2 22। तो दूसरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या है 2250 रुपए। लैंग्वेज आसान है, कुछ खास करना नहीं था। उसने कुछ दान दे दिया, बच गया 30% 40%, तो 30% बच गया। अनुपात अगर देखो, ऐसे नहीं देखोगे दोनों का अंतर 10%, 10 21 को, तो 30% किसको बताएगा 6300। तो सीधे सीधे आप सवाल को यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, ये वाला कंपैरिजन कर लेते, आपका रिजल्ट आ जाता। तो ये मुश्किल सवाल में काउंट नहीं होता है। हाँ, अगर आप एक एक चीज का मान करके, रीजन ये है कि कभी भी सवाल को आधा अधूरा सोल्व ना करें, हमेशा सवाल की मैथ्स में ध्यान रखें, हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को कंप्लीट पढ़ें। कई बार क्या होता है, बच्चा पहला छोटा सा पार्ट पढ़ता है, उसके हिसाब से टेबल बनानी शुरू कर देता है, तो उसमें क्या टाइम किल होगा कि वो पहले ये सोचेगा ऐसा संख्या मानू जिसका 3/8 आसानी से हो जाए, 8 माना फिर 5, फिर इनका 3 पर, फिर पता चला अच्छा कंपैरिजन तो आसान था। तो हमेशा लैंग्वेज को पढ़ें, उसके बाद सवाल को सोल्व करना स्टार्ट करें। और मेनली आपके साथ पता है ये समस्या एडवांस मैथ में ज्यादा क्रिएट होती है। जैसे ही वो कहता है कि एक सर्कल पर एक कोड AB है, तुरंत बनाते हो, फिर कहता है कि कोड BC है, फिर तुरंत बनाते हो, फिर कहता है AB और BC को बढ़ाए तो यहां मिलती है, फिर पता चला। जैसे क्या है कॉमन समस्या स्टूडेंट के साथ
कि कोई सर्कल है, इसकी कोड AB है, AB बना ली। फिर कहा एक दूसरी कोड इसकी CD है, CD बना ली। फिर कहा दोनों को बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलते। अब इसको ऐसा डायग्राम बना लिया कि वो मिल नहीं पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े कि वो क्या पूछना चाह रहा है। उसने आपको इतना ही पता करना था, सर्कल है, 2 कोड है, तो बेटर क्या रहता, ये लो ऐसा डायग्राम बनाते, अब उसके हिसाब से मार्किंग कर देते। तो ऐसा कब कर पाओगे, अपनी आदत में ही डाल लो। क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करना है, उसी के बाद उसको सोल्व करना है। अगर आप में आज भी आदत है कि पहले आप एक लाइन को पढ़ते हैं उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो वो गलत आदत है। चलो भाई, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, और आज के क्लास के बाद इनको शेयर जरूर करना। देखो 64 और 16 के मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती संख्याओं के बीच 64 और 16 का मध्यानुपाती क्या लिखोगे भाई, सीधे सीधे सिखाया था, मेरे ख्याल से दिख भी रहा होगा। 64 इंटू 16 √AB, ये 8 बनेगा, बाहर आएगा, ये 4 बनेगा। कितना है भाई, मिड प्रोपोर्शन 32, सीधे भी लिख सकते थे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन, फॉर्मूला नहीं काम में लेना है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या किया, 64 से 16 में चला गया, क्या किया 1/4, अगेन 1/4 करोगे तो सीधे सीधे क्या आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन 4, पीछे पढ़ाया जा चुका है। रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा, 8:1। सवाल इतना आसान था कि माइंड में किया जा सकता है। 115, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सा सवाल है, एक एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसलिए आपके सामने इसको रखा है कि ऐसा बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। देखो इसने क्या कहा यहां पर, इसने कहा कि राधिका ने 1 दर्जन बैंगल्स चूड़ियां खरीदी। एक दिन वह फर्श पर फिसल गई और टूटी हुई व बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात क्या नहीं हो सकता। तो यहां से देखना, बात को एक्सप्लेन करना, बात को समझना थोड़ा सा। A, B, C और D ऑप्शंस में लिख लेता हूं। 1 2 1 3, 1:2, 1:3, 2:3 एंड 1:5, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर टोटल चूड़ियां कितनी बनी रेशियो में, 3। यहां पर टोटल, जैसे इसने क्या कहा कि टूट गई, लेफ्ट वाला पार्ट जो टूट चुकी है, राइट वाला पार्ट जो सही सलामत बची हुई है, ठीक है। 3 और 1 4 कितना, 3 और 2 5, और ये कितना 6, क्लियर। और ये किसको बताता है, टोटल बैंगल्स को। टोटल बैंगल्स हैं कितनी असल में, 12। तो देखना आप कंपेयर कर सकते हो, 3 किसको बताता है, 12 को। किससे गुणा किया, 4 से। इसका मतलब यहां ये 4 बैंगल इसकी टूट गई और बची कितनी, 8। ऐसे 4 का कंपैरिजन 12 से संभव है, 3 गुणा किया, तो इसका मतलब इसको 3 से गुणा करोगे, 3 टूट गई और 9 आपकी बची रह गई। फिर देखना जरा यहां पर 5 का कंपैरिजन कर सकते हो, 5 का करना जरा, कितना आएगा 2.4, इसको करोगे 4.8 और इसको करोगे तो यहां 24 गुणा 3 7.2। एक बात बताओ, क्या पॉइंट्स में होती हैं बैंगल्स, इसके हिसाब से क्या निकल के आया, 2.4 से गुणा किया, 4.8 बैंगल टूट गई हैं और 7.2 बैंगल सही सलामत है। ऐसा होता है, कभी नहीं होता। इसको कंपेयर करना जरा, 6 जस्ट डबल है तो 2:10, 2 चूड़ियां उसकी टूट गई और 10 उसकी सही सलामत है। तो यहां से मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं, ऐसे नहीं करना था सवाल। वैसे सिंपल सी बात यह है कि बैंगल्स हैं वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती। बैंगल्स क्या, चूड़ियां भाई 1 चूड़ी 2 चूड़ी 3 चूड़ी, ऐसा थोड़ा ना होता 2.5 चूड़ी। तो इसका मतलब ये इस टाइप की जो वस्तुएं होती हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे भी सवाल संभव है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे ने अगर कर नहीं रखा इस टाइप का सवाल तो शायद समस्या आ सकती है एग्जाम में। बाकी सारा खेल इसमें छोटा सा था कॉमन सेंस का। तो भविष्य में क्या देखना, भविष्य में इतना ही देखना है कि इन सबको ऐड करो। अगर ये परफेक्टली एक किसी पर्टिकुलर इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर टोटल बना लेते हैं तो ठीक है। अगर पॉइंट्स में मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट क्रिएट करते हैं, इसका मतलब यहां गड़बड़ है। पॉइंट्स में कभी भी बैंगल्स या कोई वस्तु नहीं हो सकती। तो क्या करते, 3 12 बन सकता है, 4 12 बन सकता है, 6 12 बन सकता है। एडिशन किया मैंने, लेकिन 2 + 3 5, 5 12 बनाओगे पॉइंट्स में जाएगा, पॉइंट्स में बैंगल नहीं हो सकती। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सी। दिस रेशियो विल नॉट बी पॉसिबल। चलिए भाई 116, सवाल नंबर 116। जल्दी से लैंग्वेज को रीड करें
क्वेश्चन नंबर 116, लैंग्वेज को रीड करो और जल्दी से इसको आप अटेम्प्ट करो। देखना जरा क्या कहा, क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की जो टिकट्स हैं उनकी कीमत 1000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए है। ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकट का रेशियो 3, 2 और 5 है। यदि टिकटों से कुल बिक्री कुल वसूली जो है बेच करके 2.5 करोड़ है, कुल बेचे गए टिकट कितने हैं? बेचे गए टिकट क्या कर सकते हो भी, 3x, 2x और 5x मान सकते हो। ठीक है, माना जा सकता है। फिर देखना 1000 को जब आप 3x से गुणा करोगे 3000x आ जाएगा। 2 को जब आप 500 से गुणा करोगे 500 गुणा 2 1000x आ जाएगा। फिर अगर आप इसको 200 को 5 से करोगे 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो 3000, 1000, 1000 तो 5000x। असल में टोटल टिकट कितनी है? 3, 2, 5 और 5 10। हमने 10x मानी है। टोटल की कीमत कितनी हमने निकाल ली? 1000 गुणा 3 3000, 500 गुणा 2 1000, 200 गुणा 5 1000। ऐसे सवाल पीछे करवा दिए तो मैं आपको सीधे एग्जाम अप्रोच पर ले चलता हूं। 3, 4, 5 5000x बराबर ये कीमत आ गई। कितने में बेचा भाई? 2.5 करोड़ में। अब कॉमन सेंस लगाना है, इतना सा ध्यान रखो। 1 मिलियन आपका होता है 10⁶, या यूं कह लें कितना? 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, गूगल नहीं करोगे, बिना गूगल किए क्लास के बाद सीधे सीधे या फिर स्ट्रीम में कमेंट करके बता दो 1 बिलियन कितना होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 10 लाख के क्या आते हैं? 6 जीरो। ठीक है, अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जीरो आपका और बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको मेंटेन क्या करना है? आपको मेंटेन करना है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ को करने का मेंटेन करने का तरीका, 2.5 को किससे कर दो? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने हैं यहां पर? 7 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने कट जाएंगे भाई? यहां से 3 सीधे सीधे कट जाएंगे। 1 इसको जस्टिफाई कर देगा, 5 यहां से कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5000 लिखा जा सकता है। अब ये सारा खेल आपके ऊपर है, आप लिख करके करते हो। आपको ये पता है कि 1 करोड़ में 7 जीरो आएंगे, उसको 2.5 से गुणा करना है। 3 जीरो ये खत्म करेगा, एक जस्टिफाई करेगा, जैसा आपका मन करे। या तो ये एक पूरी की पूरी लाइन लिख दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। टिकट कितनी बेची है? 10x। तो 5000 को 10 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। के का मतलब किलो। और बहुत बार हम लोग इस डेटा को यूज कर देते हैं। अब यहां देखो, इस सवाल में बस वो ऑप्शन में समस्या क्रिएट करता है। क्या ऑप्शन? 5000 भी मिल जाएगा, 50,000 भी मिल जाएगा, 5 लाख भी मिल जाएगा। तो वो ये बस इतना आपसे ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में, जैसे एक ऑप्शन 5000 मिल सकता है, एक ऑप्शन आपको 50,000 मिल सकता है, एक ऑप्शन आपको 5 लाख मिल सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर स्टूडेंट एक आधा जीरो भी इधर उधर करेगा, कहीं ना कहीं यहां टिक मारेगा और उसका सवाल गलत हो जाएगा। बाकी इस सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, पीछे हम लोग ये सवाल कर भी चुके हैं, इस पैटर्न पर बेस्ड इजी वे में सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पर आ जाओ भाई। सवाल नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117। अगर आज की क्लास जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है, अगर पसंद आई है तो आज जाते जाते कमेंट जरूर करना। आजकल पहले तक तो क्या सजेशंस भी आते थे कि ये चेंज करो, इस टाइप का करो, इस फॉर्मेट में पीडीएफ चाहिए। आजकल सजेशन बंद हो गए। देखना क्या कहा, 3:2:5 के अनुपात में 3 नंबर है, वर्गों का योग इतना है, तो बीच वाली संख्या नंबर्स क्या मानोगे भाई? ऐसे केसेस में आपको क्या कहा था? जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एज इट इज रेशियो लेने। अगर मल्टीप्लाई का, स्क्वायर का, क्यूब का ऐसा फॉर्मेट होता है, हमेशा x ले लें, वरना सवाल गलत हो जाएगा। एक सवाल पीछे एक्सप्लेन किया था, तो एक नंबर 3x, 2x और ये 5x लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। 9 और 4 आपका कितना हो गया? 13। 13 और 25 आप ऐड करोगे तो 38x स्क्वायर। किसको बताता है? 1862 को। ठीक है भाई, गुणा करना, 38 गुणा 2 76, 76 गुणा 2 152 लिखा जा सकता है। 152 यहां से लेस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 34 बच जाएगा ना। ठीक है,
34, यहां क्या आ गया 2, 342। परफेक्ट ये भी कटेगा। कितनी बार हो सकता है भाई? ये लगभग 40 और वो लगभग 340 है। 6 गुणा 4 7 गुणा 4 7 गुणा 4 280। 8 से गुणा करोगे, 8 गुणा 4 320। इससे भी ऊपर 9 से करना जरा। 9 8 72, 9 3 36, 36 और आपका 7 7 6 43। ठीक है, 1 मिनट, क्या गड़बड़ हुई भाई? 9 गुणा 8 72, 9 3 27। ओके, 36 गलत लिख दिया था। कितनी बार कटा? 49 बार। x बराबर 7। ठीक है, अब यहां पर एक सुधार ये कर लेना, देखो डेटा बड़े काट सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कंफर्ट हो तो क्या करो, छोटा नंबर लो, 2 से काट लो, कुछ इजी होगा, फिर 19 से काट लेना। ठीक है, इतना भी ध्यान रखना कि रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर कोई भी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट का। तो आप ये भी कह सकते हो पहला नंबर 4 हो गया, 4 के बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49। इन नंबर में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऐसा भी नहीं है कि 484 आ जाए, 441 आ जाए, ये आपको दिख रहा है। तो एक कॉमन सेंस आप लगा दें तो ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट सोल्व करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, बीच वाला नंबर आपको बताना है, तो 7 × 2, रिजल्ट हो गया आपका 14। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 118, सवाल नंबर 118। सेशन आज का थोड़ा सा अपना लंबा हो जाएगा। सवाल नंबर 118। सबसे पहला काम, इसकी लैंग्वेज को आप रीड करें। देखो इसने क्या कहा कि 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी थी? देखो, फर्स्ट बकेट, सेकंड बकेट लिखा जा सकता है यहां पर, बकेट क्या, बास्केट। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग, ठीक है, तो इसका मतलब पहली टोकरी में अगर 5 संतरे हैं तो इसका 1/5 कितना होगा? 1 संतरा उठा के आप इसमें डाल दोगे, इसमें कितने बचेंगे? 4। और आपने क्या किया, इस टोकरी में से 1 संतरा निकाल के इधर डाल दिया, 4 बच गए, और दोनों में बराबर होने, तो इसके मतलब इसमें संतरे कितने रहे होंगे? 3। इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको 1/5 करना था। क्या करते? टोटल संतरे 5 थे। कब? स्टार्टिंग में, ये इनिशियल लेवल पर था। 5 संतरे थे, 1/5 क्या होता है? 1 संतरा आप यहां से निकाल के इधर रख दो, रख दिया। इधर कितने बचे? 4, इधर 1। और उसने क्या कहा, अगर ऐसा कर देते हो तो बराबर हो जाएंगे। तो 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। इसका मतलब इधर इनिशियल लेवल पर कितने संतरे? 3। ठीक है, हो गया। कंपैरिजन कर लें, टोटल कितना बन रहा भाई? 8। 8 किसको बता रहा है? 640 को 80 से गुणा किया, 8 गुणा 5 40, 400 आ जाएगा। कंपेयर करके लिखना चाहो लिख दो। 8 640 को बता रहा है, तो इसका मतलब 80 से गुणा किया, आप इसे भी 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 400। ये आपका रिजल्ट हो गया। बाकी ये जैसे डिजिट लिखते हो इतने में तुरंत का तुरंत रिजल्ट आ जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 119, सवाल नंबर 119। सबसे पहला काम है लैंग्वेज को आप इसकी रीड करें और फिर सोल्व करने की कोशिश करें। देखना यहां पर क्या कर सकते हो भाई, ए बी और सी 3 संख्याओं का अनुपात 6 5 4 है। तीनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाता है, अनुपात 15 13 11 हो जाता है। संख्या ये ज्ञात करें। देखो नंबर्स क्या ज्यूम करोगे, पहला 6x है, दूसरा आपका 5x है और तीसरा 4x है। एक तरीका तो ये इनको सोल्व करने का। अब देखना जरा, पहला नंबर 6x था, कितना जोड़ा इसमें आपने? 15। दूसरा नंबर कितना था आपके पास? 5x था, कितना जोड़ा आपने? 15। ए और बी की बात चल रही है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब रेशियो कितना हो गया भाई? 15 रेशियो में आपका 30 लिखा जा सकता है। पहले एक्स का निपटारा कर देते हैं। 13 गुणा 6 78, 15 गुणा 5 75, इधर आ जाएगा 75, कितना बचा भाई? 3x। 15 गुणा 13, 15 गुणा 15, 15 आपका कॉमन आ गया। और यहां देखो 15 गुणा 13 उधर जाएगा, 15 माइनस 13 2। 30 में इसका डिवीजन करोगे, x की वैल्यू 10 आ गई।
अब आपसे क्या पूछा है, ए ज्ञात करें। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60, किससे गुणा किया आपने, एक्स की वैल्यू 10 थी, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका प्रीफर करना चाहो तो ये भी होता है रेशियो को बैलेंस करना। ठीक है, ये सवाल वैसे देखा जाए तो एज के साथ आप रिलेट करके इनको सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना पड़ता है और रेशियो से करते हैं, तब आपको बैलेंस करने में हो सकता है कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिनमें टाइम नहीं लगता, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है। इन सवालों को ऐसे मान के डील करना बेटर है। रीजन क्या, एज चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि वो रेशियो का ही पार्ट है, एवरेज और रेशियो दोनों ही टाइप के उसमें सवाल आ जाते हैं। तो आप ये मान सकते हो ए, बी और सी की जो एज है वो 6, 5, 4 के अनुपात में है। ठीक है, फिर क्या कहा इसने, 15, 15 जोड़ दिया जाए तो उनकी एज 15, 13, 11 है। तो एज का इतना सही कॉन्सेप्ट है कि ऐसा है कि मान लो आपकी उम्र 20 साल है, आपके भाई की साल उम्र है वो 15 साल है। आप 40 साल के हो गए 20 से, भाई कितने का होगा, 30 का। 30 का थोड़ा ना होगा, ऐसे होगा तो धरती कैसे चलेगी कि आप भी डबल हुए भाई भी डबल हो गया, नहीं। आपकी एज 20 साल बढ़ेगी, आप 40 साल के होंगे, भाई क्या होगा आपका 20 और बढ़ जाएगा, 35 साल का होगा। तो आपका और आपके भाई के जो एज का गैप है वो हमेशा सेम रहेगा। या यूं कह लो, धरती पर 2 आदमी आ गए, जब तक वो उनमें से कोई भी एक धरती को नहीं छोड़ेगा तब तक उनके बीच एज का गैप सेम मेंटेन रहेगा। एक दूसरे से 6 साल बड़ा है, मरते दम तक वो दूसरे से 6 साल बड़ा ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है एज का। तो इसको अगर आप एज से रिलेट करते हैं तो इजी हो जाता है। तो करना क्या है, इनके बीच का अंतर 6, 5, 4 एक एक चल रहा है, और 15, 13, 11 में अंतर कितना है, 2, 2 का। तो पहले वाले में गैप 2, 2 मेंटेन कर दो, क्योंकि एज का गैप हमेशा मेंटेन रहता है। तो ये पहला रेशियो कितना बन जाएगा आपका, 12, 10 और 8, 2, 2 का गैप क्रिएट कर दिया। यहां 2, 2 का ऑलरेडी था, अब ये बैलेंस हो गई। 15, 12 से कितना गया 15, 10 से 13, 8 से 11, 3 बढ़ा। 3 किसको बताता है, 15 को। एक की वैल्यू कितनी हो गई भी 5। तो यहां से देखना, ए की वैल्यू पूछ रहा था, 12 थी, 12 गुणा 5, 60। ठीक है, एज पढ़ाऊंगा तो एक नई बात आपको बिल्कुल ये सिखानी पड़ेगी। रीजन यही है कि देखो हर चैप्टर है, उनमें कुछ कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि जैसे हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो 100% रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है। कुछ जगह परसेंटेज भी काम आ जाती है, कुछ जगह एवरेज भी आ जाता है। 80% तो एग्जैक्ट आपका वही पार्ट होता है जिसमें और किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट काम नहीं आते। लेकिन लगभग 20% के आसपास हर चैप्टर में ऐसा पार्ट होता है जिसमें दूसरे पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेटर तो क्या रहता है, कंप्लीट मैथ पढ़ा जाए, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आपके टेस्ट पेपर हो तो उनमें फिनिशिंग आ सकती है। रीजन आपको एक बार पढ़ा दिया, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखो परसेंटेज में ये पढ़ा था, रेशियो में ये पढ़ा था, एसआई में ये पढ़ा था, ये आपका मिक्सर में था, तो रिलेट करवाना इजी होता है। ठीक है, अभी के लिए इस बात को ऐसे समझना, एज पढ़ाऊंगा तब एक नया कॉन्सेप्ट देख लेंगे। चलो भाई, इसने क्या कहा, 2 जंगलों में पी और क्यू कुल पेड़ों की संख्या 560 है। फिर इसने क्या कहा कि 3/7 पेड़ जंगल पी के काट दिए, 100 पेड़ जंगल क्यू के काटने के पश्चात पी और क्यू में पेड़ों की संख्याओं का अनुपात 1:4 हो जाता है। पेड़ काटने से पहले जंगल क्यू में पेड़ों की संख्या देखना, जरा इंपॉर्टेंट सवाल कर देना भाई, पी और क्यू। ठीक है भाई, फॉरेस्ट पी फॉरेस्ट क्यू। अब इसने क्या कहा कि बाद में जब कट कर दिया तो रेशियो क्या हो गया इनका, 1:4, ये आफ्टर हो गया। पी के लिए क्या कहा इसने कि 3/7 जो ट्रीज है उनको कट कर दिया जाएगा। 3/7 अगर आप टोटल 7 पेड़ मानते हैं, स्टार्टिंग में अगर आप टोटल 7 पेड़ मानते हैं, 7 का 3/7 करेंगे, कितना आएगा 3 पेड़ आपने काट दिए तो यहां कितने बचेंगे 4, लेकिन ये तो एक ही है। देखो 7 पेड़ थे, 3/7 पार्ट यहां से हट गया, 3/7 क्या होगा 4, कितने पेड़, सॉरी 3/7 आपका 4 कैसे होगा भाई, 3 होगा। 7 पेड़ थे, 3 काट दिए, कितने बचेंगे 4, लेकिन बचे हुए कितने, 1, 4 बना लें, किससे गुणा करें 4 से इसको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा। तो यहां कितने भाई आपके 16 लिखा जा सकता है। चलो अगली बात पर आ जाते हैं। एक डेटा तो हमने सीधे सीधे लिख ही लिया, क्या लिख लिया, 7 पेड़ थे, 4 बचे हैं, इसमें 16 बचे हैं। अब हमें कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन के अंदर क्या कहा कि
पी और क्यू में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 560। ये इनिशियल लेवल पर आपके पेड़ है। इनिशियल लेवल पर मैं कितने पेड़ मान लेता हूं? यहां पर x मान लेता हूं। तो आप कह सकते हो कि 7, रेशियो का ही x माना है, 7 प्लस x। रेशियो का है तो इक्वल का साइन नहीं लगा रहा, एरो लगा रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। 7 प्लस x की वैल्यू कितनी है भाई? 560 लिखा जा सकता है। चलो फिर इसने क्या कहा कि जंगल P के जो पेड़ है वो कितने काटे गए हैं? 100। अब देखना जरा यहां से जो पेड़ कट हुए हैं वो कितने हुए आपके? 100 लिखा जा सकता है। फिर से देखना जरा कि अगर आप इनका रिलेशन लेते हो, पहले इनिशियल लेवल पर रेशियो में पेड़ कितने थे आपके पास? x। अब कितने बचे हुए आपके पास? 16। रेशियो में काटे कितने आपने? 100। तो इसका मतलब इनिशियल लेवल पर x थे, बचे हुए कितने हैं? 16। इनिशियल लेवल में से जो बचे हुए हैं वो कट कर दोगे तो कितने बचेंगे? 100। ऐसा क्यों लिखा? ये बातें रेशियो की थी और वो वाली बातें आपकी क्या थी? एग्जैक्ट वैल्यू थी। एक बार के लिए दोनों को जोड़ना, जोड़ने से काम नहीं चलेगा ना, लेस करते हैं, x से x काट देते हैं, माइनस कर दो। माइनस करोगे 7 प्लस x, x से x कट गया, 16 और 7 23, और इसको आप लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 460। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20। एक की वैल्यू 20 आ गई। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है? पेड़ काटने से पहले जंगल क्यों में। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक की वैल्यू 20, 16 की वैल्यू 320। कितने काट दिए? 100। तो पहले कितने थे? 100 ऐड कर दो, तो स्टार्टिंग में कितने थे? 420। चलो ये सवाल रेशियो से मैंने करवा दिया आपको। अब जो हम लोग P/Q का फॉर्मेट लेके करते हैं ये आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि अपना तरीका तो इन सवालों को डील करने का ये वाला रहता है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। आज के सेशन में अपने पास इतने ही सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 120 तक। तो देखो, जिस किसी भी बच्चे को, जरूरी बात कर लेते हैं, और जरूरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि ये टीचर आपको बड़ी ही ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा है तो एटलीस्ट इन सेशंस को शेयर किया करें। रीजन ये होगा कि अगर शेयर नहीं करेंगे तो वही है कि क्लासेस कम होती जाएंगी। तो अगर आपकी उम्मीद, और ऐसा ना सोचे कि सर ने कहा तो वो दूसरा कर देगा, दूसरे से कुछ नहीं होता, आप अपने बेसिस पर करें। ज्यादा नहीं तो 2 या 3 ग्रुप में शेयर कर दें, अपनी फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत सारे चैनल आजकल, कहीं भी कोई भी स्टडी का, या आप अपने एटलीस्ट दोस्तों को साथ भी इन बातों को शेयर करें कि ये टीचर है, ये ऐसा पढ़ाता है। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं वही ढर्रा सा चल रहा है जो यूट्यूब पर सभी पढ़ाते हैं तो इसमें क्या नई बात है, तो कोई इश्यू नहीं है, मत शेयर करो, मत क्लासेस देखो, ठीक है। आपके अगर कोई सजेशंस हैं, आपको सेशन कैसे लगते हैं, अच्छे लगे या बुरे लगे, कमेंट करके आप जरूर बताया करें। रीजन ये है, उससे ये पता चल जाता है कि हाँ, इतने स्टूडेंट तो हैं जो डेडिकेशन के साथ हमारे सेशंस को देखना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि चलो ठीक है मुझे देखना, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, ठीक है। वो आपकी मर्जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।